पहले आरजेडी को झटका लगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफा देने पर जुबानी जंग तेज हो गई। रघुवंश प्रसाद सिंह की सेहत अभी ठीक नहीं और वो एम्स में भर्ती हैं, लेकिन इसी हालत में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जेडीयू ने आरजेडी पर हमला किया। सुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। हालांकि आरजेडी को उम्मीद है कि वो रघुवंश प्रसाद को मना लेगी। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी जेल से उन्हें इस बारे में चिट्ठी लिखी और उम्मीद जताई कि वो पार्टी में बने रहेंगे। हमारा पार्टी का नेतृत्व उनसे संपर्क में है। दिल्ली की मोहन गार्डन पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स मिलने का दावा किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। की जांच कर रहे हैं कि इसका जो सप्लायर जो है, सप्लाई का ओरिजिन कहाँ रहा होगा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी दिखी। दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे जबकि डीजल 11 पैसे सस्ता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके शिंजो आबे से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शिंजो आबे की भूमिका की तारीफ की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से कुछ वक्त पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आईपीएल में खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की 22 खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से यूएई भेजा जाएगा। कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बकरी चोरी के आरोप में 2 महिलाओं को भीड़ ने पीट दिया। बताया गया दोनों महिलाएं बकरी चुराने की फिराक में थी, तभी गांव की दूसरी महिलाओं ने उन्हें देख लिया और फिर उन्हें पकड़कर जमकर उनकी पिटाई कर दी गई। गांव की महिलाओं ने उनके गले में कपड़े बांधकर उन्हें बुरी तरह घसीटा भी। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो चप्पल से उनकी पिटाई की गई। इस हंगामे को देखने गए कई लोग वहां जुटे, लेकिन बीच बचाव करने की बजाय वो लोग उन महिलाओं को और पीटने के लिए उकसाते रहे। कोरोना मरीजों के इलाज में कारगर मानी जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर आईसीएमआर ने चौंकाने वाला दावा किया। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में ज्यादा कारगर नहीं माना। साथ ही ये भी दावा किया कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों की मौत रोकने में कारगर नहीं है। आईसीएमआर ने 14 राज्यों के 39 अस्पतालों में 464 मरीजों पर किए गए ट्रायल के आधार पर यह दावा किया। हालांकि आईसीएमआर के इस दावे से अलग दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर माना है। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह भी माना कि प्लाज्मा थेरेपी उन कोरोना मरीजों पर काम नहीं करती जिनकी हालत बेहद खराब हो। आईसीयू के अंदर 3 स्टेज होती हैं। 3rd स्टेज में तो पहले से कह रहे हैं कि 3rd स्टेज में जाने के बाद तो उसका इतना फायदा नहीं, परंतु स्टेज 2 में और स्टेज 1 में बहुत फायदा है। राज्यसभा के उपसभापति चुनाव में दोनों उम्मीदवार बिहार के होंगे। राज्यसभा उपसभापति चुनाव के लिए विपक्ष ने आरजेडी सांसद मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया। मनोज झा शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले एनडीए की तरफ से जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण इस चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा और उसी दिन उपसभापति का भी चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे बनी झुग्गियां तोड़वाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने तो रेलवे के उस नोटिस को भी फाड़ दिया जो झुग्गी खाली कराने के लिए लगवाए गए थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटरियों के किनारे बसी झुग्गियों को हटवाने का आदेश दिया था। अब आम आदमी पार्टी ने फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को मकान देने की मांग की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा और इसके लिए सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेरिका को पानी देने के खिलाफ मैक्सिको में किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच झड़प भी हुई। बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को पटना दौरे पर जाएंगे। फडणवीस पटना में बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बैठक में भी हिस्सा लेंगे। अमेरिकी वायुसेना ने अपने अभ्यास में कुत्ते की डील डॉल वाले खतरनाक रोबोट्स को शामिल किया। सामने आए वीडियो में रोबोट किसी सैनिक की तरह मार्च करते हुए एक हवाई जहाज से उतरते नजर आए। बताया गया कि इन रोबोट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि वो मैदान में मौजूद किसी भी खतरे को पहले ही भांप ले और जवानों की जान खतरे में ना पड़े। ये रोबोट किसी भी तरह के इलाके में काम कर सकते हैं, चाहे रास्ते पथरीले हो या फिर ऊबड़ खाबड़।
ये सीढ़ियां चढ़ और उतर भी सकते हैं। यहाँ तक कि रात के अंधेरे में काम करने के लिए इनमें लाइट भी लगी है। चीन के जियांगसू से एक हैरान कर देने वाली हादसे की तस्वीर सामने आई। वहां कार को रिवर्स कर रही एक महिला ने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया, जिसके बाद फुटपाथ पर खड़ी कार अचानक बेकाबू होकर रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। इससे पहले वो महिला रेस्टोरेंट के सामने खड़ी अपनी कार तक पहुंची और फिर दरवाजा खोलकर उसमें सवार हो गई। महिला कार को रिवर्स करना चाहती थी, लेकिन तभी उसने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया, जिसके बाद कार बेकाबू हो गई और रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। बेकाबू कार ने अंदर रखी कुर्सियां और मेजें भी उड़ा दी। अंदर जाकर कार रुक गई और उसमें सवार महिला बाहर निकल आई। हालांकि गनीमत रही कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से हादसे में किसी को चोट नहीं आई। कोरोना वायरस ने अमेरिका की हालत इतनी खराब कर दी कि वहां मास्क बनाने वाली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। कंपनियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उन्हें सरकार से मदद और अमेरिका में बना कच्चा माल नहीं मिला तो बाजार में मास्क की भयंकर किल्लत हो जाएगी। क्योंकि मास्क बनाने के लिए जिस खास कपड़े की जरूरत होती है वो चीन से ही आता है और कोरोना की वजह से उसकी कीमत आसमान छू रही है। अमेरिका में मास्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी प्रेस्टीज अमेरिटेक का तो यहाँ तक दावा है कि वहाँ जरूरत के हिसाब से मास्क के लिए कच्चा माल बनाने के लिए फैक्ट्रियाँ ही नहीं है। We definitely need more capacity. We need factories manufacturing the raw materials. We need to step that up. मास्क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले खास कपड़े की कीमत पहले 25 से 28,000 डॉलर प्रति टन हुआ करती थी, यानी भारतीय रुपयों में करीब 20.5 लाख रुपए। लेकिन कोरोना के कहर की वजह से अप्रैल तक उसकी कीमत ने ऐसा उछाल मारा कि वो 4.5 लाख डॉलर प्रति टन, यानी भारतीय रुपयों में 3 करोड़ 30 लाख रुपए तक बिकने लगा। आज सुबह मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। भूकंप के झटके सुबह करीब 4 बजे महसूस किए गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अब तक किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। अमेरिका के सेंट लुइस में एक 2 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई, लेकिन पूरा इलाका उस वक्त दहल गया जब आग लगने की वजह से मकान में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2 मंजिला मकान देखते देखते मलबे में तब्दील हो गया। घटना के बाद मकान के मलबे से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। हादसे की जानकारी फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुट गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी आग की लपटों पर पाइप की मदद से पानी की बौछार करते दिखे। इस दौरान वहां एक बड़ी क्रेन भी दिखाई दी, जिसकी मदद से 2 कर्मचारी आग वाली जगह पर रोशनी करते दिखे। बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस घटना में मकान पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिका में कोरोना वायरस का खतरा कम करके दिखाया। 15 सितंबर को रिलीज होने वाली रेज नाम की उनकी किताब में ये दावा है। वुडवर्ड के मुताबिक उन्होंने दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच 18 बार ट्रंप का इंटरव्यू किया था और वो वायरस के बारे में इतनी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने अमेरिका में कोरोना से हुई पहली मौत से पहले ही बीमारी को जानलेवा बता दिया था। इस किताब पर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया आई, जिन्होंने इस दावे को सही बताया और सफाई देते हुए कहा कि वो कोरोना की वजह से अमेरिका के लोगों में अफरा तफरी मचते हुए नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका में अब तक कोरोना के 6.5 लाख मरीज मिल चुके हैं और 1,95,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार से जारी टकराव पर उमा भारती भी कंगना के बचाव में उतर आईं। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को निशाने पर ले लिया और सरकार पर बदले के तहत कार्रवाई का आरोप मढ़ दिया। ऐसी घटनाओं से कभी मनोबल गिरता नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों का ही सम्मान गिरता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां लगे सोलर पैनल ने आग पकड़ ली। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के बाद राजस्थान और हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस सेवा आज से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए विभाग की तरफ से बसों में यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज करवाने और उनका तापमान मापने की व्यवस्था की गई है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की ममता सरकार पर राजनीतिक साजिश के तहत लॉकडाउन लागू करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बीजेपी राज्य में रैलियां नहीं कर सके। लॉकडाउन को बीजेपी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि टीडीपी सरकारी योजना में रुकावट डाल रही है और उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। कृष्णा जिले के नेहरू चौक सेंटर पर इकट्ठा हुए वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंद्रबाबू नायडू समेत टीडीपी के 2 और बड़े नेताओं का पुतला भी जलाया। जिस समय नेताओं के पुतले जल रहे थे, कुछ लोग उन्हें पैरों से मारते नजर आए, जबकि एक महिला उन पुतलों पर लगातार डंडे से मारती रही। वाईएसआर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि टीडीपी ने गरीबों को मकान के लिए जमीन के पट्टे देने वाली योजना में रुकावट डालने की कोशिश की और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार जल्द ही गरीब लोगों को मकान के लिए जमीन के पट्टे बांटने वाली है, जिससे करीब 30 लाख लोगों को फायदा होगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लोगों को जमीन पर रहते हुए हवाई सफर का एहसास कराने के लिए एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया। हवाई जहाज की तर्ज पर बना ये रेस्टोरेंट थाई एयरवेज ने शुरू किया है, जिसमें सीढ़ियों से लेकर सीटों तक इस्तेमाल हुआ लगभग सारा सामान हवाई जहाज से लिया गया है। और सिर्फ देखने में ही नहीं, रेस्टोरेंट में मिलने वाली सेवा भी ऐसी लगी जैसे किसी हवाई जहाज में दी जाती है। गेट पर ही एयरलाइन का एक पायलट लोगों के स्वागत में खड़ा नजर आया। रेस्टोरेंट के अंदर मेन्यू में खाने के आइटम भी वही दिखे जो हवाई जहाज में परोसे जाते हैं। और तो और लोगों के पास खाना लेकर भी वेटर नहीं बल्कि एयर होस्टेस पहुंची, मानो वाकई लोग विमान में ही बैठे हों। मगर सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, हवाई जहाज की थीम वाला रेस्टोरेंट एयरलाइन के कर्मचारियों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। हालांकि रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग दिखे, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नजरअंदाज हो गई। भारत और चीन के विदेश मंत्री जब मॉस्को में बैठक कर रहे थे, उसी समय चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स तथाकथित विशेषज्ञों के हवाले से धमकी भरे ट्वीट कर रहा था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, उसके एडिटर इन चीफ ने भी ट्वीट कर कहा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिण से नहीं हटी तो चीन पूरी सर्दी अपनी सेना की तैनाती रखेगा, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। वहीं इस ट्वीट में जंग की गीदड़ भभकी भी दी गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आईईडी को नष्ट कर आतंकियों के मंसूबे नाकाम कर दिए। इस आईईडी को बारामूला के रफियाबाद इलाके में सड़क किनारे लगाया गया था ताकि वहां से गुजरने वाले जवानों के काफिले को निशाना बनाया जा सके। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल को इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने आईईडी को धमाके से नष्ट कर दिया। धमाके वाली जगह से काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। इस आईईडी को सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर नष्ट किया गया ताकि रिहायशी इलाकों में इसका कोई नुकसान न हो। आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के बाद इलाके में काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया गया। गुजरात के वडोदरा में हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ शुरू हुए अभियान का एक व्यक्ति ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले इस व्यक्ति ने कोरोना संकट के बीच पुलिस प्रशासन पर जनता से जुर्माने के नाम पर पैसे लूटने का आरोप लगाया और विरोध जताने के लिए हेलमेट पहनकर चिता पर लेट गया। चिता पर लेटने से पहले इस व्यक्ति ने पीपीई किट भी पहनी, जिसके जरिए उसने मास्क और हेलमेट न पहनने के नाम पर लोगों से जुर्माना वसूलने के खिलाफ नाराजगी जताई। इसके बाद वो हेलमेट पहनकर चिता पर लेट गया। इतना ही नहीं, सांकेतिक तौर पर बनाई गई ये चिता असली लगे, इसके लिए उस पर एक दिया भी जलता दिखा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने जैश के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी एक कार में घूम रहे थे, तभी एक चेक पोस्ट पर जांच के समय उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े गए आतंकवादियों के पास से हथियारों के साथ साथ 7 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। कंगना रनौत को Y+ सुरक्षा मिलने के बाद एजेंसियों ने उन पर खतरे को देखते हुए खास प्लान तैयार किया, जिसके तहत विशेष परिस्थितियों के लिए ट्रेनिंग ले चुके कमांडो को उनकी सुरक्षा में लगाया गया है। कंगना को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए, जिनके मुताबिक उनको अपने हर कार्यक्रम की जानकारी सुरक्षा टीम को देनी होगी। साथ ही उनसे मिलने आने वालों के बारे में भी बताना होगा और घर के अंदर जाने वाले हर सामान की जानकारी भी मुहैया करानी होगी। इसके अलावा कंगना को भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है।
कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज़्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग और बढ़ गई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर उन पर हमला किया और लिखा कि मुंबई की तुलना पीओके से करने का मतलब मुंबा देवी का अपमान करना है। साथ ही सामना में कंगना के मुंबई पुलिस पर दिए गए बयान को उनकी खराब मानसिकता बताया। यही नहीं, कंगना का साथ देने वाले पर निशाना साधा गया और लिखा गया कि ऐसे लोगों को राज्य की 11 करोड़ जनता माफ नहीं करेगी। जिसके बाद कंगना ने पलटवार किया और शिवसेना और को सोनिया सेना बता दिया। यही नहीं, उन्होंने उद्धव ठाकरे की वंशवाद की मिसाल तक बोल दिया। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हालांकि मुठभेड़ में नक्सली किसी तरह बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। यूपी के गोंडा में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले 5 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। इन सभी बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया, जिस पर पुलिस ने इनके कई और मामलों से जुड़े होने का भी शक जताया। दिल्ली के पास नोएडा के गेस्ट हाउस में वहां काम करने वाले कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में उसके आत्महत्या करने का शक जाहिर करते हुए गेस्ट हाउस के मालिक से भी कड़ी पूछताछ का दावा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों के 73वें सत्र में हिस्सा लेते हुए कोरोना से निपटने में भारत की कोशिशों पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में रोजाना हो रही कोरोना जाँच के बारे में भी जानकारी दी। यूरोप के देश मैसेडोनिया में सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां जनता के इस प्रदर्शन को विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया। और मैसेडोनिया की राजधानी स्कॉपिये की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भर गईं। हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर लेकर सभी लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला। कुछ पोस्टरों में मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री जोरन जॉय की तस्वीर भी नजर आई और साथ ही उनके इस्तीफे की मांग वाले स्लोगन भी लिखे दिखे। असल में कुछ दिन पहले मैसेडोनिया की सरकार ने वहां बिजली के दाम में बढ़ोतरी की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। विपक्षी दलों के समर्थन की वजह से लोगों का हौसला बुलंद रहा और उन्होंने कई घंटों तक मैसेडोनिया की सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। राजधानी बोगोता में एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया। गुस्साए लोगों ने थाने की खिड़कियां तोड़ दी, वहां खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ लोग तो थाने के बाहर खड़ी एक गाड़ी को पलटने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस दौरान वहां जमकर आगजनी भी की गई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पेट्रोल बम भी दिखाई दिए। लोगों ने वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल को फूंक दिया। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से के सामने उनकी एक नहीं चली। लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। लोगों को जो भी मिला उन्होंने पुलिस वालों पर वहीं फेंकना शुरू कर दिया। लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के बीच तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को शहर में बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस मुलाकात को सीमा पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया और भारत ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना ने यथास्थिति बदलने की कभी कोशिश नहीं की। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच मॉस्को में हुई मुलाकात में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता है। चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2 पड़ोसी देश होने के नाते ये बहुत स्वाभाविक है कि चीन और भारत में कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन अहम बात यह है कि उन असहमतियों को सही दिशा में देखा जाए। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत के संबंध एक बार फिर दोराहे पर खड़े हैं, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपने संबंधों को सही दिशा में बढ़ाते रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी और ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसको हल नहीं किया जा सकेगा।
हरियाणा में कृषि अध्यादेश से भड़के किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान बचाओ मंडी बचाओ के नाम से रैली रखी गई, जिसमें जा रहे किसानों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। क्योंकि रैली में पहुंचने के लिए किसानों ने हाईवे को घेरकर चलना शुरू कर दिया। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर सैकड़ों किसान मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिसकी वजह से पुलिस को हाईवे बंद करना पड़ा। पुलिस ने किसानों को हाईवे से हटाने की कोशिश की तो बवाल शुरू हो गया। किसानों ने पुलिस और हाईवे पर मौजूद गाड़ियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों को ढूंढ कर डंडे बरसाए गए। हिंसा करने वाले कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। बस में बैठे किसान भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। विपक्ष ने भी किसानों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार पर हमले शुरू कर दिए। ये एक ऐसी तानाशाही सरकार की याद दिलाता है जो आजाद भारत में ना कभी हुई और शायद ना कभी होगी। किसानों की फसल मंडियों में जाने की नई व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार ने 3 अध्यादेश बनाए हैं, जिनका विपक्ष विरोध कर रहा है। तो वहीं हरियाणा के रोहतक में रैली में जा रहे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरियाणा सरकार पहले ही कोरोना संकट की वजह से उस रैली का आयोजन करने वालों को नोटिस दे चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अपने कई समर्थकों के साथ हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू किसानों और मजदूरों की रैली को समर्थन देने के लिए निकल पड़े। रास्ते में जैसे ही उनके काफिले को पुलिस ने रोका तो विधायक के कुछ समर्थकों की पुलिस से बहस हो गई। इसके बाद उनके कुछ समर्थक विधायक की गाड़ी से लटक कर खड़े हो गए, जबकि कुछ गाड़ी की छत पर चढ़ गए। पुलिस के रोके जाने के बाद भी भारी भीड़ के बीच विधायक की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए गाड़ी को रोक दिया तो विधायक का गुस्सा भी भड़क उठा। गरीब मजदूर की आड़ती की लड़ाई है, इसमें आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। सरकारी आदेश का पालन न करने और कोरोना संकट के बीच भीड़ जुटाने के आरोपों में पुलिस ने बलराज कुंडू को हिरासत में ले लिया, लेकिन तब भी उनके तेवर में नरमी नहीं दिखी। किसान की आवाज को दबा नहीं पाएगी। विधायक के हिरासत में जाते ही उनके कई समर्थक भी पुलिस की गाड़ी में बैठ गए और उन्होंने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात के बनासकांठा में सरकारी मदद नहीं मिलने से परेशान गौशाला संचालकों ने एक बार फिर अपनी गाय हाईवे पर छोड़ दी। गौशाला संचालकों की मांग है कि सरकार अप्रैल और मई की तरह ही इस समय भी 25 रुपए के हिसाब से गायों की देखरेख के लिए सहायता करे, लेकिन अब तक उन्हें मदद नहीं मिली है, जिससे नाराज होकर गौशाला संचालकों ने अपनी गायें हाईवे पर छोड़ दी। हजारों की संख्या में ये गायें जैसे ही हाईवे पर पहुंची, वहां जाम लग गया। जिस ओर नजर गई वहां आराम से गायें घूमती दिखी, जिनके पीछे ट्रक और दूसरी गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। 2 दिन पहले भी बनासकांठा में गौशाला संचालकों ने ऐसा ही काम किया था। यही वजह रही कि गौशालाओं के बाहर पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया, लेकिन गायों की देखरेख के लिए परेशान गौशाला संचालकों ने गाय छोड़ो आंदोलन जारी रखा। यही नहीं, इस दौरान वो कीर्तन करते भी नजर आए। एक साथ इतनी सारी गायों के बाहर आने की वजह से पुलिस के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। हालांकि पुलिस वालों ने पूरी कोशिश की कि वो उन्हें हाईवे से हटा सकें। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार यश चक्रवर्ती और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वहीं दूसरे आरोपियों की जमानत पर भी आज फैसला होगा। हालांकि एनसीबी ने कोर्ट में रिया और शोभिक की जमानत का विरोध करने का फैसला किया है। एनसीबी का कहना है कि रिया ने कबूला है कि वो ड्रग्स लेती हैं, ऐसे में जमानत पर रिहा होने के बाद वो फिर ड्रग्स ले सकती हैं। इसके अलावा एनसीबी का कहना है कि रिया को अगर जमानत मिली तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। वहीं रिया पर धारा 27A लगी है, जो एक सिंडिकेट चलाने की धारा है। इस धारा में कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा है। ड्रग्स केस में एनसीबी की गिरफ्तारी में आ चुकी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को लेकर लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 की जानकारी के मुताबिक एनसीबी को दिए अपने बयान में शोभिक ने माना कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स सप्लाई करता था, जिसका पेमेंट उनकी बहन रिया सुशांत के ही क्रेडिट कार्ड से करती थी। उसने ये भी बताया कि सुशांत के घर लॉकडाउन से पहले और बाद में भी कई तरह के ड्रग्स की सप्लाई हुई थी। एनसीबी की टीम ने जब उसकी चैट दिखाकर पूछताछ की थी तो उसने 2 मौके पर ड्रग्स लेने की बात मानी। शोभिक ने ड्रग्स को लेकर बासित और रिया के साथ उसकी व्हाट्सएप चैट की भी बात को सही बताया और अपने बयान में दावा किया कि इसी साल
16 मार्च को रिया ने उसे बताया कि सुशांत दिन में 2 से 5 बार ड्रग्स लेता है। लेबनान की राजधानी बेरूत के जिस बंदरगाह पर करीब 1 महीने पहले जोरदार धमाका हुआ था, वहां अचानक भीषण आग लगने से लोगों में दहशत फैल गई। उस धमाके के बाद वहां बंदरगाह और शहर से अब तक मलबा हटाने का काम चल रहा है। लेकिन बंदरगाह पर लगी आग ने वहां के लोगों को एक बार फिर उस धमाके की याद दिलाते हुए डरा दिया। हादसे के वक्त जो लोग बंदरगाह पर काम कर रहे थे, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। बदहवास होकर भाग रहे लोगों को लगा कि अगर कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी बड़ा धमाका हो गया तो वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। बेरूत के बंदरगाह पर लगी आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से भी आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठा दिखा। पिछले हादसे से सबक लेते हुए तुरंत वहां दमकल की कई गाड़ियां भेजी गयी। हालांकि तेजी से भड़कती आग को बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बाद में हेलीकॉप्टरों की मदद से भी बंदरगाह पर लगी आग पर पानी डाला गया। 4 अगस्त को इसी बंदरगाह पर केमिकल में लगी आग से इतना जोरदार धमाका हुआ था कि कई किलोमीटर तक लोगों के घरों में उसका असर दिखा था। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में एक आदमी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और देखते ही देखते बोगोता के कई इलाके जलने लगे और वहां हिंसा भड़क उठी। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा से राजधानी बोगोता दहल उठी। सामने आई एक वीडियो में उग्र भीड़ पुलिस पर हमला करती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग इलाकों में 50 से ज्यादा पुलिस थानों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई गई। सामने आए एक वीडियो में हिंसक भीड़ तोड़फोड़ करती हुई नजर आई, जिसके बाद उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। Alejandra, muy buenas noches. इसके अलावा वहां कई गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। जिसके बाद कोलंबिया में हालात काफी बिगड़ गए। इस हिंसक टकराव में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, क्योंकि इस हिंसा में भीड़ ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाया। पुलिस हिरासत में जिस आदमी की मौत पर कोलंबिया सुलग उठा, उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 पुलिस वाले सड़क पर उसके साथ मारपीट करते दिखे। आरोप है कि उसके सिर में बंदूक से कई बार वार किए गए। बोगोता पुलिस ने इस घटना पर सफाई देते हुए बताया कि जिस आदमी की मौत हुई, उसे कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। बोगोता में भड़के दंगों के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। मुंबई के पाली हिल्स में बने कंगना रनौत के दफ्तर को देखने खुद कंगना रनौत पहुंची। ये वही दफ्तर है जिसे बीएमसी ने एक दिन पहले अवैध निर्माण बताकर बुरी तरह तोड़ दिया था। और बीएमसी की कार्रवाई पर मचे हंगामे के बीच कंगना रनौत खुद अपना वो दफ्तर देखने के लिए पहुंची। कंगना के आने से पहले ही मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे। कंगना ने गाड़ी से उतरकर मीडिया कर्मियों की तरफ हाथ हिलाया और सीधा दफ्तर के अंदर चली गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना का दफ्तर किसी भूत बंगले जैसा हो चुका है। हर तरफ धूल और मलबा। मणिकर्णिका फिल्म के आने से पहले ये दफ्तर बेहद करीने से बनाया और सजाया गया था, लेकिन अब दफ्तर का फर्नीचर तक मलबे में दबा है। धूल, ईंट और पत्थर इस कदर बिखरे पड़े हैं कि घर में चलते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है। कंगना काफी देर तक घर में ही रही और अपने स्टाफ के साथ घर की हालत पर बात करती रही। अपने दफ्तर का ऐसा हाल देखकर कंगना भावुक भी दिखी, लेकिन मीडिया को उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। दिल्ली के पास नोएडा में एक रिटायर्ड दारोगा के बेटे की हत्या का वीडियो सामने आया और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया। सामने आए वीडियो में दिखा कि एक बदमाश ने दारोगा के बेटे पर उस वक्त हमला किया जब वो एक दुकान के सामने खड़ा था। तभी पीछे से उसके 2 और दोस्त भी वहां पहुंचे, जिन्हें देखकर दारोगा का बेटा भागने लगा, जिसके बाद दोनों ने दौड़कर उसका पीछा किया और उसे जमीन पर गिराकर उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान उस पर चाकू से भी कई वार किए गए। तस्वीरों में दिखा वहां आसपास कई लोग भी खड़े थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनकी जानकारी नोएडा पुलिस ने न्यूज़ 18 की टीम को दी। हत्या के इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कभी कोई किसी को मार सकता है।
हरियाणा के पलवल में ठगी के एक गिरोह पर पुलिस का शिकंजा कस गया। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने फर्जी बैंक खातों के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग बंद पड़े मोबाइल फोन के सिम कार्ड चालू करवाकर बैंकों में फर्जी खाते खुलवाते थे और लोगों को इन खातों के जरिए निशाना बनाते थे। चुनाव से पहले वेतन समेत कई मांगों के मुद्दे पर पटना नगर निगम के 8000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और राज्य की नीतीश सरकार पर धोखा देने का आरोप मढ़ दिया। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्होंने जोधपुर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। आयोग विधि सम्मत कोई बात होती है तो उसके लिए हमेशा तैयार और रहेगा भी। मध्य प्रदेश के खंडवा में वन मंत्री विजय शाह के कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बैलगाड़ी में लोगों के बीच पहुंचे मंत्री विजय शाह खुद बिना मास्क के नजर आए। पटना में रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पिछले 4 साल से इन लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है और अपने रिजल्ट को जारी करने की मांग करते हुए सभी प्रदर्शनकारी सीएम आवास की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ रहे सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस के डर से सभी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इसके पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इन उम्मीदवारों ने 4 साल से रुके रिजल्ट को घोषित करने की मांग पर शांत तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कुछ पोस्टर भी लिए हुए थे, जिन पर सरकार से गुहार लगाने की स्लोगन लिखे नजर आए। हम लोग का उद्देश्य था कि हमें रिजल्ट के लिए सीएम ऑफिस के पास जाना है और उनसे मिलना है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अगर जल्दी ही उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया तो वो आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान पार्टी दफ्तर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। वो गहलोत और पायलट गुट के बीच सुलह कराने के लिए वहां गए। एक दिन पहले अजमेर पहुंचे माकन ने मिलने पहुंचे दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया था, जिसकी वजह से जयपुर में पार्टी दफ्तर पर पूरी सावधानी बरती गई। कांग्रेस के दफ्तर के दोनों ओर बैरिकेडिंग की गई और पुलिस वाले मुस्तैद दिखे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गहलोत और पायलट गुट के लोग आपस में ना उलझें। तमाम तरीके की एहतियात सावधानियां बरती जा रही है, जिससे कि हालात ये नहीं हो कि दोनों के समर्थक आपस में भिड़ जाए। यही नहीं, अजय माकन से मिलने वाले नेताओं की एक लिस्ट भी तैयार की गई और उन्हीं लोगों को दफ्तर में एंट्री मिली जिनके नाम लिस्ट में शामिल थे। देख रहे हैं लिस्ट में नाम है कि नहीं है, हाथ रखने के लिए आए थे। अजय माकन गहलोत और पायलट गुट के बीच के रिश्तों को ठीक करने जयपुर पहुंचे, जहां पार्टी दफ्तर में उन्होंने करीब 6 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पाकिस्तान के कराची में एक 5 मंजिला इमारत के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि इमारत कमजोर हो चुकी थी और लोगों से उसे खाली करने के लिए भी कह दिया गया था, लेकिन कुछ परिवारों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वो इस हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बचाव दल की टीम इलाके के लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालते हुए नजर आई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में मलबे में दबे एक बच्चे को भी निकालते हुए देखा गया। इसके अलावा हाथों से मलबा हटाकर नीचे दबे कई और लोगों को भी बचाने की कोशिश की गई। संकरी गलियां होने की वजह से राहत और बचाव का काम भी काफी देर तक चला। धमाके की आवाज आई और जैसे निकले हैं तो बिल्डिंग गिर गई है। कराची में हुई इस घटना की जांच के भी आदेश दे दिए गए। दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों को धमकाने वाले चीन के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। ब्रिटेन की एक्सप्रेस को एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि समंदर में चौतरफा घेराबंदी की वजह से चीन बुरी तरह घबरा गया है और अब वो अपने पड़ोसियों से बातचीत की गुहार लगा रहा है। रिपोर्ट में फिलीपींस के विदेश सचिव के हवाले से दावा किया गया कि चीन इसी नवंबर को साउथ चाइना सी से जुड़े विवादों पर बातचीत करेगा। बताया गया कि वियतनाम में इसी नवंबर में आसियान यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठनों की बैठक होनी है, जिसमें चीन इन देशों के साथ समुद्री सीमा विवाद पर बातचीत करेगा। आसियान में वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत 10 देश शामिल हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर के साथ चीन के झगड़े हैं। दादागिरी पर उतारू चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना बताता है। यही नहीं, उसने वहाँ कई आर्टिफिशियल द्वीप और सैनिक अड्डे भी बना लिए हैं।
लेकिन लद्दाख में भारत से उलझने के बाद जिस तरह चीन की चौतरफा घेराबंदी की गई, वो भी खासकर साउथ चाइना सी में, उससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए। यही वजह रही कि कभी पड़ोसियों को जंग की धमकी देने वाला चीन अब उनसे बातचीत की अपील करने लगा है। 2017 में उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट की वजह से अमेरिका बुरी तरह डर गया था। अमेरिका को लगने लगा था कि किसी भी वक्त किम जोंग उन अमेरिका पर मिसाइल दाग सकते हैं। ये बात अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड ने अपनी एक किताब में लिखी है, जिसके कुछ हिस्से ही अभी मीडिया में आए हैं। किताब में दावा किया गया कि किम जोंग उन की मिसाइलों से व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सचिव रहे जिम मैटिस बेचैनी की नींद सोते थे। मैटिस के बारे में तो यहाँ तक लिखा है कि वो रात को सोते वक्त भी कपड़े नहीं बदलते थे, क्योंकि किसी भी पल उत्तर कोरिया की मिसाइल गिरने का खतरा था। उत्तर कोरिया ने करीब 2 दर्जन मिसाइलों का परीक्षण किया था और इनमें बड़ी संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बनाने लायक हो। उत्तर कोरिया के पास 30 से ज्यादा परमाणु बम होने का भी अनुमान है। ये वही दौर था जब ट्रंप ने किम जोंग उन को लिटिल रॉकेट मैन कहना शुरू कर दिया था। ट्रंप और किम के बीच जुबानी जंग तेज हो रही थी और किम की बढ़ती ताकत से अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही थी। अमेरिकी पत्रकार की किताब का नाम रेज है, जो 15 सितंबर को बाजार में आएगी। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करों की नाव का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम ड्रग्स तस्करों का पीछा करती हुई नजर आई। समंदर में ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ का ये वीडियो 3 सितंबर का बताया जा रहा है, जिसे अमेरिका की कोस्ट गार्ड की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक नाव पर कुछ लोग बैठे दिखे। गश्त पर निकली कोस्ट गार्ड की टीम की नाव पर नजर पड़ी तो उन्होंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 टीमें ड्रग्स तस्करों के पीछे लग गई। एक जवान छलांग लगाकर आरोपियों की नाव पर कूदता हुआ भी दिखाई दिया। 3 सितंबर को हुई इस घटना में काफी कोशिश के बाद सभी ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना संकट के बीच 6 महीनों बाद हिमाचल प्रदेश में सभी शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस महामारी की वजह से राज्य के सभी 5 शक्तिपीठों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें सुरक्षा के कई उपायों के साथ खोल दिया गया। 5 शक्तिपीठों में एक बिलासपुर के नैना देवी मंदिर से सामने आई तस्वीर में पूजा के बाद आरती हुई, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस दौरान मंदिर में सुरक्षा के खास इंतजाम दिखाई दिए। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के तापमान की जांच की गई। इसके अलावा हाथ धोने के लिए नल और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई। खास बात ये कि मंदिर में हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर प्रशासन की ओर से आसपास केमिकल का भी छिड़काव किया गया। बताया गया कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए फिलहाल श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रखी गई है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी को झटका लगा। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफा देने पर जुबानी जंग तेज हो गई। रघुवंश प्रसाद सिंह की सेहत अभी ठीक नहीं और वो एम्स में भर्ती हैं, लेकिन इसी हालत में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जेडीयू ने आरजेडी पर हमला किया। सुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे। उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। हालांकि आरजेडी को उम्मीद है कि वो रघुवंश प्रसाद को मना लेगी। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी जेल से उन्हें इस बारे में चिट्ठी लिखी और उम्मीद जताई कि वो पार्टी में बने रहेंगे। हमारा पार्टी का नेतृत्व उनसे संपर्क में है। दिल्ली की मोहन गार्डन पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स मिलने का दावा किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है। इसकी जांच कर रहे हैं कि इसका जो सप्लायर जो है, सप्लाई का ओरिजिन कहाँ रहा होगा। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी दिखी। दिल्ली में पेट्रोल 9 पैसे जबकि डीजल 11 पैसे सस्ता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम का पद छोड़ने का ऐलान कर चुके शिंजो आबे से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए शिंजो आबे की भूमिका की तारीफ की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से कुछ वक्त पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आईपीएल में खेलने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की 22 खिलाड़ियों को चार्टर्ड प्लेन से यूएई भेजा जाएगा। कोरोना खतरे की वजह से ये फैसला लिया गया।